हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक साल के करंट अफेयर्स को। पीटी 365 की मैगज़ीन हम लोग यूज़ करेंगे और इस मैगज़ीन में दो पार्ट में जैसा कि मैगज़ीन आ रही है, एक है जो अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक आएगी और फिर इसके बाद से एक अपडेशन भी आएगा। तो जो अपडेशन आएगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आ रखी है उसको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। कई लोगों को जो बिगिनर हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि इस मैगज़ीन को पढ़ना कैसे है, क्योंकि वो फिर थॉरो रीडिंग करना शुरू कर देते हैं, वर्ड टू वर्ड चीज़ों को पढ़ लेते हैं केवल और करंट अफेयर्स उनको फिनिश लगता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो करंट अफेयर्स अब कोई डायरेक्टली ऐसे करंट अफेयर्स के तौर पर नहीं पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन के नेचर को देखेंगे तो क्वेश्चन का नेचर अब इस तरीके का आ गया है कि पहले आपसे कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और फिर इसी के साथ करंट अफेयर्स ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों टेस्टिंग हो जाती है। करंट अफेयर्स भी इनको पता है या नहीं पता है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड बेसिक्स अगर आपको पता है या नहीं पता है। पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपको स्टैटिक पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड के तौर पर एलिमिनेट कर लिया जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो बढ़ गई है और अब आप एग्ज़ाम आपसे हर चीज़ डिमांड करता है कि आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स भी पता होना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन भी पता होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो अब हम ये कैसे पता करें, कैसे हम एनालाइज करें कि आखिर में इस यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर की डिमांड क्या होती है, क्वेश्चन पेपर की क्या डिमांड होती है और इसे पढ़ना कैसे है। ये एक अपने आप में एक अलग सीरीज़ है जहाँ पर हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर में इस प्रिपरेशन को करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि एलिमिनेशन वगैरह ये सब तो देखिए लास्ट मोमेंट की चीज़ें होती हैं कि जब साम दाम दंड भेद जब हो जाता है तब उसके बाद से कुछ और धनुर्धर विद्या ली जाती है कि लास्ट में अल्टीमेटली हमें अपने शत्रु को पराजित करना है, यानी कि हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। सो पहले साम दाम दंड भेद तो सीखा जाए और उसके लिए हमें अपना स्टैटिक, करंट अफेयर्स और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये सब भी हमें गैदर करनी होती है। और फिर लास्ट में जब कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर एलिमिनेशन भी देखी जाती है कि क्या एलिमिनेशन यहाँ पर यूज़ हो रही है, क्योंकि एलिमिनेशन एक टूल है, एग्ज़ाम को क्लियर करने का तरीका नहीं है। तो पहले चूंकि अभी अच्छा खासा टाइम है तो अभी हम लोग अपने जो साम दाम दंड भेद है उस पर पहले फोकस करें, पहले उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और फिर इसके बाद से जो एलिमिनेशन है उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोगों का डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी को, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। पहला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है ब्रीफ ग्लांस एट इंडियन इकोनॉमी। हालांकि यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं जिसकी डिटेल हम लोग आगे जब चैप्टर वाइज और जब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इसकी डिटेलिंग और आएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर हैं उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको भी देखेंगे कि क्या ये हमें इस मैगज़ीन को यूज़ कैसे करना है, पढ़ना किस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक चीज़ें थॉरो रीडिंग करनी है। और दूसरी चीज़, इस मैगज़ीन को प्रिंटेड फॉर्मेट में अपने पास रखिएगा और अलग अलग कलर के पेन यूज़ करिएगा और यहीं पर आप कुछ जो स्टिकी नोट्स होते हैं उन स्टिकी नोट को, उन चिप्पियों को चिपका करके रखिएगा और उस पर तमाम चीज़ें नोट करते रहिए। अब ये समय नहीं होता है कि अब लास्ट मोमेंट पे अब आप नोट्स बनाना शुरू करें, करंट अफेयर्स की नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली इस बुक पर ही चिप्पियाँ चिपकाते जाइए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, जहाँ से भी मिले वहाँ से आप इस इन्फॉर्मेशन को लिखते जाइए। कई सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन डिटेल को यहीं पर आप ऐड करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। और जो इस मैगज़ीन में मैं कहूँ कि ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कट कर दीजिएगा कि ये चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको मुझे रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्मार्ट स्टडी करिए, देखिए कि क्या एग्ज़ाम की डिमांड है और फिर उसी हिसाब से उस प्रिपरेशन को भी करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीफ ग्लांस एट इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक लिया गया है वो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी में तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक बात की गई है साइज ऑफ इकोनॉमी को लेकर के, दूसरा है टैक्स कलेक्शन को लेकर के और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। जब हम साइज ऑफ इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। किस टर्म में?
इंडिया बन गया है नॉमिनल जीडीपी के टर्म में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में जीडीपी को कैलकुलेशन करने का, जीडीपी क्या चीज़ होती है, जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो नॉमिनल जीडीपी होती है या फिर जो ये हमारी रियल जीडीपी होती है, ये क्या चीज़ होती है। तो पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए बेसिक्स के बारे में कि आखिर में जीडीपी क्या होती है। सो जीडीपी, मैं गेस कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन टेरिटरी में होने वाले जितने भी, चाहे इंडियन प्रोडक्शन हो या फिर फॉरेन प्रोडक्शन हो, ये सब इंडिया के टेरिटरी में जितना भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी जो कैलकुलेट की जाती है वो एक वैल्यू में, यानी इंडियन रुपए में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूएस डॉलर्स में। तो यहां पर दो तरीके की चीज है क्या, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जहां पर हम लोग अपनी जो भी कैलकुलेशंस करते हैं या जो भी अपनी चीजें लेकर के आते हैं, इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर जो हमारी प्रोडक्शन की वैल्यू है, या हमारी प्रोडक्शन की वैल्यू दो तरीके से इंक्रीज कर सकती है, या तो वो सच में क्वांटिटी में बढ़े या फिर उसकी वैल्यू में बढ़ जाए, यानी कि उसका दाम बढ़ जाए, यानी कि उसका इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो जब यहां पर हम इन्फ्लेशन को और क्वांटिटी दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। लेकिन रियल डेवलपमेंट तो वही होगा जब हमारी प्रोडक्शन बढ़े, न कि इन्फ्लेशन। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोग रियल जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। रियल जीडीपी में जितना क्वांटिटी का इंक्रीज है उस क्वांटिटी के इंक्रीज को बताता है, यानी रियल जीडीपी एक तरीके से इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है यह हमारा इन्फ्लेशन को भी काउंट कर रहा है। सो रियल डेवलपमेंट ये नहीं बताएगा, रियल डेवलपमेंट केवल और केवल हमारा जो रियल जीडीपी है यही बताएगा। तो आखिर में हम नॉमिनल जीडीपी पर कैलकुलेट करते क्यों हैं? आखिर में कुछ यहाँ पर फायदे होंगे, कुछ यहाँ पर चीज़ें होंगी, तभी हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। सो नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के पीछे का कुछ यहाँ पर बेनिफिट भी है। जैसे जो हमारी शॉर्ट टर्म की एनालिसिस होती है, ये हमें पता चल पाती है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितने आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमें यहाँ पर रिवेन्यू को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ में अगर हम केवल और केवल इन्फ्लेशन को ही देखें, क्योंकि समय के साथ में इन्फ्लेशन बढ़ना भी एक डिमांड होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव सिस्टम भी बनाता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन होना चाहिए। इसके अलावा बजट को एनालाइज करने में ये हेल्प करता है, मार्केट के सेंटिमेंट को ये इन्हेंस करता है। मार्केट का सेंटिमेंट का मतलब यही चीज़ कि एक तरीके से कंपटीशन को और बढ़ाना। इसके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को भी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है। लेकिन वही अगर हम लोग रियल जीडीपी के बारे में बात करें, रियल जीडीपी का मतलब होता है जहां पर हमें रियल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। तो रियल जीडीपी से फ़ायदा क्या होता है कि हमें सबसे पहले जो हमारा रियल ग्रोथ है वो हमें पता चल पाता है कि रियल डेवलपमेंट यानी कितना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता चलता है, यानी कि हम लोग अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं टाइम के साथ में, कितना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली क्वांटिटी को लेकर के। दूसरी चीज जो हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेंड होती है, इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि हमारा कितना एक्सपेक्टेशन के साथ में कितना ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं, इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर पाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी ये इंप्लीमेंट कराती है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसी हिसाब से बनती है कि अल्टीमेटली क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग किस में कितना ज़्यादा हो रहा है। और लास्ट बात कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भी ये हेल्प करता है कि हमारी रियल जीडीपी कितनी है, किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो ये हम लोगों ने बेसिकली एक आइडिया लिया कि आखिर में जो हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है, ये नॉमिनल जीडीपी किस तरीके से हेल्प करता है, और इस नॉमिनल जीडीपी के ही बेसिस पर अल्टीमेटली हमारी जो कंट्री है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। ये तो हो गया जीडीपी का केस जहां पर हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में जीडीपी नहीं होती है। कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर आप जाएंगे, वहां पर जैसे साउथ अमेरिका की कंट्री में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेट जो कढ़ाई पनीर ही लेना है तो उसके लिए 4 लाख रुपए देने पड़ जा रहे हैं। या फिलीपींस में आ जाइए, यहाँ पर भी आपको 3 लाख रुपए में पानी मिल रहा है। तो ये आखिर में अगर ये अपने वैल्यू पर कैलकुलेट करें तो इनकी वैल्यू तो न जाने कितने मिलियन ट्रिलियन में चली जाएगी। लेकिन ये रियल
ग्रोथ या फिर रियल कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। रियल कंपैरिजन वो हो पाएगा कि अगर एक आम आदमी को जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं या कोई भी आइटम खरीदने के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है, कितना खर्च करने का मतलब, मान लो इंडिया में 20 रुपए का पानी है 1 लीटर, और वही चीज़ अगर मुझे इंडोनेशिया में जाकर के 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, इंडियन रुपी के हिसाब से अगर 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब इंडिया का जो 20 रुपए है वो इंडोनेशिया में जाकर के 100 रुपए के बराबर हो रहा है। यानी परचेजिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है हमारे इंडिया में, और जो इंडोनेशिया है यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, और जब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी जीडीपी सही नहीं निकल करके आएगी। हमें रियल जीडीपी के बेसिस पर वहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंट्री एक तरीके से इंपोर्ट बेस्ड ही कंट्री होगी। तो ज़्यादा बेटर का मतलब कि ऐसा एक एडजस्टमेंट होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के परचेजिंग के हिसाब से कंपेयर किया जा सके। अब मान लेते हैं कोई एक कंट्री है जिसकी जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो जो बहुत ही ज़्यादा है वो उसके मैन्युफैक्चरिंग के कारण से नहीं हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। सेम वही चीज़ कि 20 रुपए का पानी 100 रुपए में अगर मिलने लगे तो कायदे से अगर आप देखेंगे तो ये 20 रुपए जो इंडिया का है, 100 रुपए इंडोनेशिया के 1/5 हो गया। यानी कि इंडिया की जीडीपी के 5 गुना हमें, 5 टाइम्स हमें इंडोनेशिया की देखने को मिल रही है। लेकिन ये रियल जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोग वो इंजॉयमेंट नहीं कर रहे होंगे जो इंडिया के लोग कर रहे होंगे। सो इंडिया में एक तरीके से देखें तो परचेजिंग ज़्यादा बेटर हुई एज कंपेयर टू इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया के लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि वर्ल्ड की रैंकिंग क्या चल रही है, और इसमें इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनकर के आया है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। यानी चाइना और यूएसए ये दोनों ऐसी कंट्री हैं जहां पर परचेजिंग इंडिया के कंपेयर में और भी ज़्यादा है। यानी अगर 20 रुपए इंडिया में मिल रहे हैं तो हो सकता है कंपेरेटिवली 10 ही रुपए चाइना में या यूएस में पानी मिल जा रहा हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट करें, यहाँ पर कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि एक पानी है और एक पानी की बोतल मान लो चाइना, यूएसए और इंडिया अलग अलग तरीके से मिल रही है। मान लो चाइना में 10 रुपए का मिल रहा है, इंडियन रुपी के कंपेयर में हम लोग बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर या फिर चाइनीज़ रेनबी के बारे में नहीं, इंडियन रुपी के हिसाब से कंपेयर करते हैं, समझने में आसानी होगी। चाइना में मान लो 10 रुपए का मिल रहा है, यूएस में मान लो 8 रुपए का ही सिर्फ मिल रहा है, और इंडिया में मान लो 20 रुपए का मिल रहा है। तो ज़्यादा बेटर परचेजिंग कहाँ की हो गई? यूएस की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम पैसे में चीज़ें अवेलेबल हो जा रही हैं। सिमिलरली चाइना में कम पैसे में चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हो जा रही हैं, और इंडिया में देखेंगे तो 20 रुपए उसी चीज़ के देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये तब हम बात कर रहे हैं जब हर एक आदमी मान लो यहाँ पर 100 रुपए ही केवल कमा रहा हो। 100 रुपए कमा रहा है, हमने यहाँ पर एक तरीके से जो इनकम है उसको फिक्स कर दिया और फिर कैलकुलेट किया कि यहाँ पर लोगों को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि चाइना वाले जो लोग हैं, मान लो इंडिया का बंदा 100 रुपए कमा रहा है, हो सकता है कि यूएस का बंदा 1000 कमा रहा हो और चाइना का बंदा हो सकता है 500 रुपए कमा रहा हो। सो 500 रुपए कमाने के हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 50 रुपए अगर पानी मिल रहा है तो भी एक्सपेक्टेडली ये 10 ही रुपए पड़ा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर ये 250 रुपए पड़ रहा है, मान लो 25 रुपए सॉरी पड़ रहा है पानी का दाम, लेकिन यहाँ पर परचेजिंग 1000 है तो 8 ही रुपए पड़ा। और इंडिया में देखेंगे 100 रुपए आदमी कमा रहा है, 20 रुपए दे रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिवली यहाँ पर 20 रुपए इंडिया वाले को देने पड़ रहे हैं, 8 रुपए देने पड़ रहे हैं यूएस वाले को, और चाइना वाले को 10 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये दाम देखो सबसे ज़्यादा महंगा तो वैसे चाइना में है, लेकिन परचेजिंग भी लोगों की बहुत ज़्यादा है। यूएस में भी देखेंगे दाम ज़्यादा है, लेकिन परचेजिंग मतलब कि उनकी इनकम भी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है परचेजिंग पावर पैरिटी को। तो दो तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक कि इनकम को अगर हम फिक्स कर लें और उसके बाद से उसके दाम को देखें कि कितना आदमी यहाँ पर मतलब कितने रुपए में क्या चीज़ें अवेलेबल हो जा रही हैं, और दूसरा हो सकता है कि उसकी इनकम के हिसाब से हम देखें, कंपेयर करके देखें कि कोई वस्तु कितने रुपए में मिल रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। जो आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स में जो है वो है कि ये 3rd लार्जेस्ट इंडिया बन गया है, और जो इसकी स्टैटिक थिंग है यानी कि इसका जो बेसिक्स है वो आपको ध्यान रखना है कि हम परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं।
अब देखिए इतना डिस्कशन हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया, आप पूछा जा चुका है, 2019 का ये क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट का मतलब वही है कि हम वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं कि एक यूएस डॉलर में कितने INR बन रहे हैं या चाइनीज रेनिबी बन रहा है। सो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाई कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड। सेम बास्केट यहां मैंने पानी को ले रखा था, तो कंपेयर हम करते हैं सेम बास्केट एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री। अलग अलग कंट्री में हम लोग सेम बास्केट की चीजों को कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि कितनी आ रही है। बात सही है। इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर इंडिया इज 6th लार्जेस्ट कंट्री। 6th नहीं 3rd लार्जेस्ट कंट्री हो गया अगर हम अभी के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये हो गया करंट अफेयर बेस्ड, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड हो गया। और दूसरा ये जो है ये स्टैटिक है, जो आपसे आपकी बेसिक डिटेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको दोनों ही ध्यान रखना। जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम एग्जाम की किसी तैयारी करते हैं, तो हम हर चीज़ को प्रिपेयर करते हैं और फिर लास्ट में जब हमारे पास साम दाम दंड भेद हो जाती है तब हम लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन अब हम लोग सीखेंगे, एलिमिनेशन को भी देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हेल्प कर रही होगी हमारे एग्जामिनेशन के लिए। और उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप सभी लोगों को पता है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे, एग्जाम को अटेम्प्ट किए होंगे, तो आप बहुत अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को बहुत कॉन्फिडेंटली अगर सॉल्व कर पाएंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन ही केवल और केवल आप सॉल्व कर पाएंगे। बचा हुआ 40 क्वेश्चन होगा वो ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर आपको अपना एलिमिनेशन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लास्ट के 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों को या तो स्किप कर दीजिए या यहाँ पर प्योर तुक्का मारना होता है, कुछ इंट्यूशन वाली चीज़ें मारनी होती हैं। तो ये खैर क्या है, कैसे है, ये सब तो बात की बात है। अभी हम लोग फिलहाल जो ये 50 से 60 क्वेश्चन जो हमारे हाथ के होते हैं, हम इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं, हम इसमें पहले मास्टर कर लेंगे और फिर उसके बाद से इन सारी चीज़ों पर भी कुछ यहाँ पर देख लेंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि क्या आखिर में यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमरी साइज ऑफ इकॉनमी के बारे में डिस्कस कर लिया कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है नॉमिनल GDP के फॉर्मेट में और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और इंडिया के ऊपर 2 ही कंट्री हैं, चाइना हो गया और USA हो गया। दूसरा हमारे पास देखने को मिलता है टैक्स कलेक्शन को लेकर के। सो टैक्स कलेक्शन में हम लोग देखें तो 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जरा दोनों के पहले डिटेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डायरेक्ट टैक्स है और क्या इनडायरेक्ट। टैक्सेशन के बारे में अगर देखें तो टैक्सेशन इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी गवर्नमेंट, और ये आज से नहीं बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। पहले ये लैंड रेवेन्यू के फॉर्मेट में हुआ करता था ब्रिटिश टाइम पीरियड में, और फिर धीरे धीरे इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जब हम आज़ाद हो गए तब उसके बाद से हमारा ये अलग अलग फॉर्मेट में बदल गया, जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। सो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट उस एंटिटी से ही टैक्स वसूल करती है जिसने प्रॉफिट कमाया है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल एंड एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर इनकम और वेल्थ। इंडिविजुअल का मतलब जो आम आदमी हो गया और एंटिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर कहीं पर प्रॉफिट अगर कमाया जा रहा है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा या कंपनी के द्वारा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं इनकम मतलब कि डायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में। सो इट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये गवर्नमेंट CBDT यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, जो कि अल्टीमेटली ये टैक्स का पूरा कलेक्शन करती है। इस टैक्स कलेक्शन में हम लोगों को देखने को मिल जाता है अलग अलग तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। दीज डायरेक्ट टैक्सेस आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट एक्ट्स। जैसे अगर हम इंडिविजुअल के बारे में देखते हैं तो इंडिविजुअल गवर्न होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जिसमें हमारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स या LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है। सो यहाँ पर अल्टीमेटली टैक्स स्लैब की कैलकुलेशन होती है और उस टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और फिर वही चीज़ आपको फाइल करनी होती है, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेशन के लिए होती है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होती है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, तो वो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एलिजिबल होती है टैक्स कंप्लायंसेस के अंडर में। यहाँ पर टैक्स कंप्लायंसेस अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। दिस कैन बी एज अ बिजनेस, दिस कैन बी एज अ कैपिटल गेन, अलग अलग तरीके से हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं वो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी दोनों के लिए ही कैलकुलेट किए जाते हैं।
फिर हमारे पास होती है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको हम एसटीटी बोल देते हैं। ये एसटीटी जो होती है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट के अंतर्गत होती है, जो शेयर्स, इक्विटी या जो भी फ्यूचर डिवेंचर्स जो भी होते हैं उसके तहत जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसके लिए आपको देना पड़ता है। तो ये बन जाता है एसटीटी। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर हमें टैक्स सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो टैक्स है वो एलिजिबल कौन कौन बना, तो इंडिविजुअल्स हैं जिसमें हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हो गए या फिर एनआरआईज हो गए। एनआरआई जो इंडिया में इंडियन बिजनेस के कारण से जो प्रॉफिट कमा रहे होंगे वो बन जाएंगे, एलिजिबल रहेंगे टैक्स कलेक्शन के, टैक्स देने के लिए। इसके अलावा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि अंडर इंडियन टेरिटरी अगर कोई भी कलेक्शन मतलब कि प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके लिए फिर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सनल्स हैं जो भी हैं, उनको अगर किसी तरीके का प्रॉफिट उन्होंने इंडियन बिजनेस के हिसाब से किया है तो फिर उनको टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर मान लेते हैं कोई माइनर है, अगर वो प्रॉफिट मतलब बिजनेस कर रहा है या फिर अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कमा रहा है, जैसे मान लेते हैं सपोज छोटा सा एग्जांपल, मान लो कोई यूट्यूब पे बंदा वीडियो बना रहा है और उसने फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट किया, वो प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन चूंकि वो माइनर है, अभी उसका पैन कार्ड नहीं बना होगा, वो टैक्स लायब के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो फिर उसका टैक्स कौन पे करेगा? तो उसका टैक्स पे करने के लिए फिर अल्टीमेटली उसके जो फैमिली का कर्ता होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कर्ता होगा, यानी कि जो फादर होंगे या जो भी उसका हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो बंदा फिर अल्टीमेटली टैक्स पे कर रहा होगा। तो ये एक चीज़ रहती है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अलग अलग फॉर्म्स है, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक माइनर है और उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स के पास में बहुत सारी ज़मीन थी लेकिन किसी कारणवश मान लेते हैं कि फादर का एक्सीडेंट हो गया और अल्टीमेटली जो पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी उसके असेट्स हैं वो सब अल्टीमेटली चले गए हैं बच्चे के ऊपर में, और बच्चा अभी माइनर है। अब माइनर है तो उसका अभी पैन कार्ड नहीं बना है, और फिर वो सारी ज़मीन जितनी भी थी वो मान लेते हैं सीलिंग में निकल गई, यानी कि अब कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी। सो कंपनसेशन जब दिया जाता है तो 8 गुना 10 गुना बहुत ज़्यादा दाम हो जाता है, और मान लेते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए उसको मिल गए। 1 करोड़ 2 करोड़ अगर रुपए मिले हैं तो अब उस पर टैक्स भी लगेगा, लेकिन बच्चा तो अभी एलिजिबल नहीं है टैक्स के लिए और वो हेड भी बन गया है, तो क्या वो टैक्स कंप्लायंस के अंडर में आएगा? क्या उसके लिए कुछ तरीके हैं? तो आंसर है यस, हर एक बंदा टैक्स कंप्लायंस के अंडर में आता है। अगर वो माइनर है, अगर उसका कोई हेड नहीं है, वही खुद हेड है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं और उसको भी टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी अपना जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उनको अपना टैक्स देना पड़ता है। या मान लो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो अभी रजिस्टर नहीं किए हैं, मान लेते हैं कि वो अभी मान लेते हैं एसएचजी बना करके ही काम कर रहे हैं, तो उनको भी टैक्स देना पड़ता है। किसी भी तरीके से अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर में किया गया बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है या फिर इंडिविजुअल अपनी इनकम से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। हालांकि सबको टैक्स नहीं देना पड़ता है, कुछ लोग होते हैं जो टैक्स स्लैब के अंडर आ करके मतलब कि वो निल पेमेंट करते हैं, यानी कि उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टैक्स स्लैब के अंडर में आना भी एक तरीके का इनकम टैक्स एक्ट ही होता है। सो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया। आखिर में बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बेनिफिट देखो यही है कि हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी है वो काफ़ी इनइक्वालिटी फैली हुई है। ये इनइक्वालिटी इकोनॉमिक सेंस में भी फैली हुई है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल बैलेंस हमें देखने को मिल जाता है। और ये प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में होती है। जो डायरेक्ट टैक्स होती है प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स देगा, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स देगा। सो एक प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी उसको कम करने का एक तरीका है, ये प्रोडक्टिव तरीका है और यहाँ पर एक सर्टेनिटी भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर बात करें, सो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सभी लोगों को देना होता है। ये एक मतलब कह सकते हैं कि निगेटिव सेंस का होता है। जो बंदा जितना भी कमाए चाहे ना कमाए उसको उतना टैक्स पे करना होता है। जैसे ही उसने कोई सामान खरीदा या कोई सर्विसेज अवेल की, उसने ऑलरेडी वो टैक्स पे कर दिया, तो ये बन जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसने भी सर्विस अवेल किया या नहीं किया, आप सभी लोगों को टैक्स देना पड़ जाता है, यानी कि सबके ऊपर में प्रभाव देखने को मिल जाता है। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे जीएसटी होती है, वैट होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, मतलब जो भी प्राइजेज आए, जो भी कोई सामान आया, मैगी, पार्ले जी, कुछ भी अगर खरीद के लेकर के आ रहे हैं तो आपको उसके लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है।
ये जो गवर्न किया जाता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही अंडर में आ जाती है। अब यहाँ पर अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को, तो टैक्स इंपोजिशन डायरेक्ट टैक्स में हमें उस बंदे पर ही देखने को मिलता है जिसने कमाया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हर बंदे पर देखने को मिलता है। ये एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में लगता है बजाय कि प्रॉफिट या फिर इनकम पे। जो कोर्स ऑफ पेमेंट है वो टैक्स पेयर, डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर है वो खुद दे रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में सभी के द्वारा लिया जाता है और यहाँ पर एक इंटरमीडियरी भी हमें देखने को मिल जाती है। पेइंग एंटिटी इंडिविजुअल बिजनेसेस डायरेक्ट टैक्स में होती है और यहाँ पर जो कंज्यूमर है इनडायरेक्ट टैक्स में वो हो जाता है। रेट ऑफ टैक्स जो होती है वो डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में भी यहाँ पर ऐसे तो जीएसटी के लिए एमपीसी होती है, लेकिन फिर अल्टीमेटली यहाँ पर हमें जीएसटी काउंसिल होती है, यहाँ पर हमें गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से टैक्स सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। सो दिस टैक्स रेट आर सेम फॉर एवरीवन, लेकिन वही अगर डायरेक्ट टैक्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्लैब देखने को मिल जाती है। नेचर ऑफ टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स में हमें यहाँ प्रोग्रेसिव देखने को मिलता है, और जबकि वही इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पर हमें फिक्स देखने को मिल जाता है। अब देखिए करंट अफेयर्स में क्या आया है। करंट अफेयर्स में ये आया है कि डायरेक्ट टैक्स 56.72% टोटल टैक्स रेवेन्यू 2023 का हम लोगों ने कलेक्ट किया है, विच इज़ ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें इनकम टैक्स ही देखने को मिल जाती है, फिर उसके बाद से कॉरपोरेट टैक्स देखने को मिल जाती है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्स 50% से जस्ट ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। बस यही एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है। एग्जैक्ट डेटा क्या है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हमें जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इनकम टैक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉरपोरेट टैक्स, ये एक फाइंड आउट ज़्यादा है, फाइंडिंग आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है इसका जो बेसिक्स है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके बारे में ही ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये फैक्ट केवल ध्यान रखिएगा कि इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क एंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया। बाकी इसकी डिटेल हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल अभी केवल और केवल यहाँ पर यहीं तक सीमित रखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडिया की जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी बनने के चांसेस होते हैं। और कुछ हमारे पास बेसिक डिटेल्स होते हैं, जैसे फिलिप कर्व क्या होती है, लॉरेंस कर्व क्या होती है, गिनी कोफिशिएंट क्या होती है, या फिर लैफर कर्व क्या होती है। इन सब का भी यूज़ आप लोगों को सीख लेना है, हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर जो डायग्राम या फिर जो ग्राफ बनाया गया है वो बेसिकली दो ग्राफ है। एक ग्राफ है जिसमें ये बताया गया है एम्प्लॉयमेंट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, और दूसरा बताया जा रहा है आउटपुट यानी मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है। अब यहाँ पर जरा शेयर को देखिएगा, 1970 और 2020 के कंपेयर किया गया है डेटा। जब हम 1970 में एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 74% लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, और इस इन्वॉल्वमेंट का 42% ही केवल आउटपुट देखने को मिलता था, यानी इफ़िशियंसी बड़ी ख़राब थी। 1970 में भी इफ़िशियंसी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ आधा देखने को मिल रहा है, नियर अबाउट आधा देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ख़राब इफ़िशियंसी है एग्रीकल्चर की। इनफैक्ट आज की डेट में देखें तो 42% लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में, और उसकी हमें इफ़िशियंसी केवल और केवल 15% ही देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर भी लगभग हाफ ही है। जो पहले हमें एग्रीकल्चर की इफ़िशियंसी थी लगभग वही इफ़िशियंसी अभी भी देखने को मिल रही है। तो उतना ही मतलब कोई इंप्रूवमेंट हमें खास देखने को नहीं मिल रही है अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को आपस में कंपेयर करते हैं तो। लेकिन वही अगर इंडस्ट्री को देखें जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है, तो यहाँ पर पहले 11.3% कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो 24% तक जो है अपना आउटपुट दे रहा था, लगभग डबल दे रहा है। और वही अगर आज देखें 2020 में देखें तो 24% एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और ये अब लगभग 26% ही केवल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यहाँ से क्या क्या फाइंड आउट आप लोगों को समझने को मिल रही है। पहले देखिए एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लीजिए। सो एग्रीकल्चर में पहला फाइंड आउट ये है कि हमारा एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है वो घटा है। ठीक, सो यहाँ पर जो शेयर है परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट का वो घटा है। दूसरी चीज़ इफ़िशियंसी के बारे में अगर बात करें तो जो पहले 1970 में इफ़िशियंसी थी वैसी ही इफ़िशियंसी हमें अभी भी देखने को मिल रही है। तो एफिशिएंसी में कोई भी ऐसा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी वैसा ही इनएफिशिएंट अभी हमें देखने को मिल रहा है। एक तो हो गई ये फाइंडिंग जो आप लोगों को ध्यान रखनी है।
दूसरा फाइंडिंग हम लोग इंडस्ट्री के बारे में देखें, सो इंडस्ट्री का अब यहाँ पर देखते हैं। इंडस्ट्री का अगर देखेंगे तो परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट हमारा देखिए बढ़ा है, 11% से 24% हो गया है। लेकिन जो 1970 में इफिशियंसी थी इंडस्ट्री की वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू आज की डेट में। यानी अगर मैं इफिशियंसी पे बात करूं तो 1970 की इफिशियंसी ज़्यादा है 2020 के हिसाब से। 1970 में 11% एम्प्लॉयमेंट 24% की आउटकम देता था, लेकिन वही अभी देखेंगे तो 24% की एम्प्लॉयमेंट 26% की केवल और केवल आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अगर देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, 14.8% से 30% पर चला गया है। लेकिन वही अगर आउटपुट को देखते हैं तो 14% वाला 34% दिया करता था, अब 30% वाला लगभग 55% दे रहा है। हम कह सकते हैं लगभग जस्ट डबल दे रही है। तो इफिशियंसी यहाँ पर भी कोई खास चेंज नहीं हुई है। 14%, 15% वाला अगर 34 दे रहा है और 30% वाला लगभग 55 दे रहा है तो कम ही हुई है बल्कि। तो इफिशियंसी रिलेटिवली स्लो डाउन हुई है। अगर हम लोग देखें 1970 से लेकर के अगर 2020 तक में देखें तो इफिशियंसी स्लो डाउन हुई है। सेम वही जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है क्या यहाँ पर ट्रेंड है। पहली बात, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इफिशियंसी किस तरीके की रही है, ये दो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देख लेना है। तीसरी चीज यहां पर बोली जा रही है एक्सटर्नल डेप्ट को लेकर के। अब एक्सटर्नल डेप्ट को देखिए, यहां पर पहले क्वेश्चन को देख लीजिए पूछा कैसे जा रहा है। ये देखिए 2019 का अगेन ये भी क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट, इंडिया के एक्सटर्नल डेप्ट का मेजर परसेंटेज इज ओन्ड बाई गवर्नमेंट एंटिटीज। ये गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा ही ओन की जाती है। अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, चाहे वो गोल्ड के फॉर्मेट में हो या फिर यूएस डॉलर के फॉर्मेट में हो, एसडीआर के फॉर्मेट में, अलग अलग हो सकती है। वी हैव सेवरल एक्सटर्नल डेप्ट का सोर्स, ये लोन भी हो सकता है। ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट, जितना भी इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट है सब के सब वो यूएस डॉलर में ही डिनोमिनेटेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गोल्ड में भी हो सकता है, ये आपकी जो है एसडीआर के फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग देखेंगे तो 55-60% के आसपास ही केवल यूएस डॉलर्स में है। सो ऐसा तो ये एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट है, ये सब एलिमिनेशन की टेक्निक भी होती है। लेकिन खैर हम लोग अभी फिलहाल बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरा बेसिक्स पर पहले देखते हैं इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट क्या रहा है मार्च 2024 तक। सो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट हमें 663 बिलियन यूएस डॉलर का देखने को मिल रहा है, ऑफ विच लॉन्ग टर्म लोन जिसमें से जो है 541.2 बिलियन है। सो 541.2 बिलियन हमें बड़े लंबे समय तक चुकाना रहेगा। बचा हुआ जो हमारा लगभग 116 बिलियन डॉलर है, यह हम लोगों को शॉर्ट टर्म में ही चुकाना है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई कि जो लॉन्ग टर्म है दिस इज रिलेटिवली मच मोर एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म लोन। और जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह को लेकर के ही बनाया जाता है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरा है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये अपने आप में एक अलग डिस्कशन है। एक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, ये हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को देखेंगे तो ये डिक्लाइन किया है, 18.7% हो गया है 19% से। तो ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, स्लाइट डिक्लाइन ही है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये एक्सटर्नल डेप्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर है कंपोनेंट यूएस डॉलर का, देखिए 53.8% शेयर देखने को मिल रहा है। बाकी जो बचा हुआ शेयर है वो हमें इंडियन रुपी, येन और एसडीआर में देखने को मिल रहा है। मतलब कि अलग अलग यहाँ पर डाइवर्सिफाइड हमारे लोन्स हैं जो अलग अलग फॉर्मेट में है, ऐसा नहीं है केवल यूएस डॉलर्स में ही है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि जो यूएस डॉलर है वो रिलेटिवली हमारा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो बाकी बचा हुआ है, चाहे वो आपका गोल्ड हो जाए या फिर आपकी येन हो जाए या फिर आपका एसडीआर हो जाए। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया। हमारा जो ग्लांस है पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का क्या ग्लांस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं।